अस्सलाम वालेकुम। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज़ आ रही है? एम आई ऑडिबल? मुझे कोई बताएगा। बच्चों, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों की? आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? प्लीज़ मुझे कमेंट करें अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो। आ रही है आवाज़। अहमद मिर्ज़ा कह रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एक मिनट, मुझे सारे सब बता दें इफ़ आई एम ऑडिबल एंड इफ़ आई एम लाउड एंड क्लियर। फिर जो है हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आई विल बी टेकिंग वे पोलिटिकल साइंस लेक्चर टुडे। दिस इज़, बिल्कुल मेरी आवाज़ आ रही है, ठीक है। हम लोग आई गेस वी विल वेट फॉर, आई थिंक वी शुड वेट फॉर 4-5 मिनट्स। सारे बच्चे आ जाएं तो फिर वो करते हैं। मैं भी थोड़ा सा लेट हूँ, 4-5 मिनट मुझे कनेक्ट करने में लग गए, तो हम लोग 4-5 मिनट वेट करते हैं, सब आ जाए, देन वी विल बिगिन। हमारा जो, वैसे मैं आपको बता दूं, इंट्रोडक्शन अपना दे दूं। माय नेम इज़ फातिमा तुज़ारा एंड आई एम लेक्चरर एट नास्ट। आई विल बी टीचिंग यू पॉलिटिकल साइंस। तो आज हमारा एक जनरल ओरिएंटेशन सेशन कह लें या एक डेमो क्लास कह लें, वो है। और तो CSS PMS दोनों के लिए, बट आई थिंक आई शुड वेट फॉर 4-5 मोर मिनट्स ताकि सब बच्चे आ जाएं, देन वी विल बिगिन। हम लोग थोड़ा सा CSS में सब्जेक्ट्स के रिलेटेड भी डिस्कस करेंगे, और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो यू कैन पोस्ट हियर। मैं सामने से देखती जाऊंगी एंड आई विल ट्राई टू आंसर एवरीवन, बट आई विल जस्ट टेक 4-5 मोर मिनट्स टू स्टार्ट ऑफ, क्योंकि 4-5 मिनट मैं भी लेट हूँ, तो 4-5 मिनट बच्चों को भी देने चाहिए। तो आपका कोई क्वेश्चन है तो यू मे पोस्ट हियर। नहीं, मैंने CSS नहीं किया हुआ। आई एम ए सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। मैंने अपना इंट्रो कराती हूँ मैं। वैसे मैं आप लोगों को बता रही थी कि आई एम लेक्चरर एट नास्ट। आई हैव डन माई BS इन इंटरनेशनल रिलेशंस, MS इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस एज वेल, एंड आई हैव डन माई MS इन स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ एज वेल। राइट नाउ आई एम डूइंग माई PhD इन पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम UMT मलेशिया। मैंने CSS नहीं किया हुआ, मैं पढ़ाती हूँ नस्ट में। और किसी का कोई सवाल? अच्छा, एक बड़ा मसला है कि हमारे पास ना फेसबुक पे वो ऑप्शन नहीं है, व्हाट डू यू कॉल इट, स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन नहीं है कि बंदा कोई सामने स्लाइड्स वगैरह ले आए। तो आई एम इंटरमीडिएट स्टूडेंट, हाउ शुड आई प्रिपेयर पॉलिटिकल साइंस? अभी तो आप इंटरमीडिएट में है ना, आप अभी तो सिर्फ रीडिंग, न्यूज़पेपर पढ़ने की, बुक्स पढ़ने की हैबिट डालें। इनिशियली कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए CSS के लिए? कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? स्टार्ट विद योर कंपल्सरी। आई थिंक रीडिंग से स्टार्ट करना चाहिए। मैं तो स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करती हूँ ऐसे से, और करंट अफेयर्स और पॉलिटिकल साइंस, करंट अफेयर्स और पाक अफेयर्स से स्टार्ट करें। विच इज़ यूज इन पॉलिटिकल साइंस, व्हाट लैंग्वेज? सब्जेक्ट लैंग्वेज। और कौन सी लैंग्वेज? शुरू कहाँ से करनी है, किस बुक से, अगर हमें कुछ भी पता नहीं हो? आप, बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, मैं सारे कुछ रिकमेंड करूँगी। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर 4-5 मोर मिनट्स ताकि सारे स्टूडेंट आ जाएं, मैं सबको बताऊँगी, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको पता, जर्नल चीज़ें मैं सबको बताऊँगी। कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो बताएं। ये चीज़ें मैं सबको बताऊँगी कि बुक कौन सी हमने यूज़ करनी है, क्या करना है, ये सारा मैं आप लोगों को बताऊँगी। मिनिमम टाइम 2 मंथ्स। मैं 2 मंथ्स में इसकी क्लासेस लेती हूँ। 20 to 25 लेक्चर्स होते हैं हफ्ते में। इसकी 4 क्लासेस होती हैं। आई वुड हाईली रिकमेंड पॉलिटिकल साइंस। मैं इंटरनेशनल रिलेशन नहीं रिकमेंड करती उनको जिनका बैकग्राउंड ना हो, उनको करती हूँ जिनका पहले से बैकग्राउंड हो। ये भी हम डिस्कस करेंगे। थोड़े से आप लोगों के क्वेश्चन आ जाएंगे ना, तो मुझे भी अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने किस तरह से सारा लेके चलना है। आज आप लोगों को क्या क्वेश्चन है ज़्यादातर बच्चों के, तो अपने क्वेश्चन यहाँ पे पोस्ट करते रहे। मैं वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह, पूरा सेशन सुनिएगा एंड तक, हम सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करके इस सेशन को ऑफ करेंगे।
क्या 4 to 5 मंथ्स में क्या कैसे प्रिपेयर हो सकती है? पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हो या सारे सीएसएस की बात कर रहे हो? जी मैं बस स्टार्ट करती हूँ। इंडो पाक, मुझे इंडो पाक का नहीं पता। मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ, मुझे इसके बारे में पूछें, और मैं करंट अफेयर्स पढ़ाती हूँ, मुझसे इसके बारे में पूछें। हाउ टू लर्न वोकैबुलरी, रीडिंग। आप बेशक पूरी GRE रट लेना, अगर आपकी रीडिंग हैबिट नहीं है तो वो रट्टा मारना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो तरीका, आई मीन मुस्लिम थाट, वेस्टर्न थाट। अच्छा चलें, आई थिंक वी शुड स्टार्ट। मुझे क्वेश्चन आप लोगों के वही हैं जो सारे बच्चे पूछते हैं, कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सी बुक से स्टार्ट करें, सीएसएस कैसे स्टार्ट करें, कितने दिनों में करें। तो हम सेशन का बाकायदा करते हैं। सेकंड डिवीजन प्राइमरी, व्हाट शुड आई डू फॉर PhD, व्हाट शुड आई डू, यू शुड टेक एडमिशन। सेकंड डिवीजन में नहीं होता क्या? आई डोंट नो, आई नो द CGPA रिक्वायरमेंट के 3.003 CGPA हो तो हो जाता होता है एडमिशन, नहीं तो पाकिस्तान में नहीं हो सकता, बाहर हो सकता है, बाहर एडमिशन ले लें, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। अच्छा, आई थिंक चल वी स्टार्ट द सेशन। जिन्होंने आना होगा वो ज्वाइन करते जाएंगे, जिन्होंने जाना होगा वो जाते रहेंगे। हम स्टार्ट करते हैं ताकि हम जो है इसको फिर जल्दी से ख़त्म भी कर लें। सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। माय नेम इज़ फातिमा ज़हरा। I am teaching political science since last 4 to 5 years to CSS aspirants, and इसके अलावा चलें, अब मैं ना आपके क्वेश्चन नहीं देख रही, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा बताती हूँ आपको सारा कुछ, फिर आप अपने क्वेश्चन पोस्ट करते रहें। आई ट्राई टू आंसर एवरीवन। तो माय नेम इज़ फातिमा ज़हरा एंड आई एम टीचिंग पॉलिटिकल साइंस एंड करंट अफेयर्स टू CSS aspirants since last 5 to 6 years in fact। और अभी भी हम जो है वो ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म, सरगयास हाशमी के इस प्लेटफॉर्म से। तो आई विल बी टीचिंग यू पॉलिटिकल साइंस। आज एक जनरल ओरिएंटेशन क्लास है, इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक पॉलिटिकल फ़िलासफ़र्स की, देखें एक फ़िलासफ़र को कवर करने के लिए ना वी रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम। तो मैं सारा फ़िलासफ़र तो कोई भी फ़िलासफ़र एक दिन में नहीं कवर कर सकती। फ़िलासफ़र को हम बहुत इन डिटेल पढ़ते हैं, कम से कम आपको 2-2 घंटे की 2 क्लासेस भी होना तो वो लग जाते हैं एक फ़िलासफ़र को कवर करने में, समझने में। जब आपको समझ आ जाती है फिर तो आप सफ़े भर लेते हैं। तो अब आज जब मैं आपको फ़िलासफ़र पढ़ाऊँगी, पहले अगर कोई वाकई ही पढ़ना चाहता है तो वो अपने साथ वो कर ले, कॉपी पेंसिल रख लें। बाकी सबसे पहले जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। देखें, CSS में आपके पास जो है एक ब्रॉड सब्जेक्ट की लिस्ट है, ठीक है। आपको चूज़ करना होता है, सही सब्जेक्ट को चूज़ करना। आप कह सकते हैं कि 50% आपकी CSS में जो है ये सक्सेस है। अब मसला ये आता है कि स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि हम क्या रखें, हमने तो पहले पढ़ा हुआ नहीं है, आयर रखें या पॉलिटिकल साइंस। और मोस्टली एकेडमीज़ में ये होता है कि जो टीचर उनके पास अवेलेबल होते हैं वो कहते हैं कि जी ये रख लें आप, एंड देन यू आर गुड टू गो। बात यह है कि अब हमारे पास IR के भी सर हैं, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के लिए मैं भी हूँ। मैं ये नहीं कहती कि आप लोग सारे IR ना रखें, पॉलिटिकल साइंस रखें, लेकिन मैं आपको बताऊँगी कि कौन पॉलिटिकल साइंस रखे और कौन इंटरनेशनल रिलेशंस रखे। देखें, CSS में ना यू डोंट हैव टू बी द मास्टर ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। हर चीज़ का आपको मास्टर होने की ज़रूरत नहीं है, एंड आप हो भी नहीं सकते, ठीक है। आपको क्या करना होता है CSS में, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सारे सब्जेक्ट्स की, ठीक है। मास्टर आप सब्जेक्ट में नहीं हो सकते। आपको किसी ने ये नहीं, आपने फ़िलासफ़र्स पढ़ने हैं, आपने फ़िलासफ़र्स बनना नहीं है, ठीक है। तो अब 2 किस्म के स्टूडेंट्स होते हैं। एक स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके सोशल साइंसेस में ये सारे सब्जेक्ट आते हैं ना, IR, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एड, ये सारे सब्जेक्ट। अगर तो किसी ने का बैकग्राउंड, सबसे पहली चीज़ ये रखे कौन और कौन का ना रखे, ठीक है। मैं ये आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो स्टूडेंट्स जिनका बैकग्राउंड सोशल साइंसेज से होता है उनको तो इस सब्जेक्ट की नोहा होती है। किसी का मेजर्स पॉलिटिकल साइंस होता है, किसी का मेजर्स इंटरनेशनल रिलेशंस होता है, ठीक है। हर वो स्टूडेंट जिसका बैकग्राउंड है इंटरनेशनल रिलेशंस का, वो इंटरनेशनल रिलेशंस रख सकता है। लेकिन जिसका बैकग्राउंड नहीं होता, किसी ने कोई इंजीनियरिंग की हुई होती है, किसी ने कोई मतलब साइंस की कोई भी डिग्री की होती है, बॉटनी, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायो, पता नहीं कितनी आजकल डॉक्टर्स होते हैं जो CSS करते हैं, तो उनको मैं ये रिकमेंड करती हूँ आप पॉलिटिकल साइंस रख लें। फ़र्क क्या है दोनों में? देखें, IR जो है ना एक ब्रॉड सब्जेक्ट है, ठीक है। ओपन एंडेड क्वेश्चन आते हैं इसमें। आप देखें पिछले 5 सालों के 5 पेपर्स उठा के देखें, 5 पेपर उठा के देखें, बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है। आपके पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो
जो आपके पास क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत मतलब उनके लिए आपको वास्ट नॉलेज चाहिए होती है। वेयर एज जो पॉलिटिकल साइंस है ना, इसका लिमिटेड स्कोप है। आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? इसके जो है ना वो लिमिटेड स्कोप है। मतलब देखें, वही फ़िलासफ़र्स है। अब एग्ज़ामिनर के पास इस सब्जेक्ट का इतना स्कोर ही नहीं है कि वो उससे बाहर जाए। जो आपको प्रिस्क्राइब सिलेबस, जो आपका गिवन सिलेबस है, इससे बाहर एग्जामिनर जा ही नहीं सकता। देखो ना, फ़िलासफ़र्स हैं, ठीक है, अपनी फ़िलासफ़ी दे के उसने लिखा हुआ है कि जी प्लेटो आएगा, एरिस्टोटल आएगा, और सारे फ़िलासफ़र्स भी नहीं करते। कुछ सिलेक्टिव ट्रेंड चला आ रहा है, वही करते हैं। अगर आप सारे फ़िलासफ़र करने लगे तो आप पूरा साल वही करते रहें, क्या कहते हैं उसको, पॉलिटिकल साइंस ही करते रहें। बाकी आपने ऐसे करना है और इतने सारे और सब्जेक्ट करने हैं। सो द की इज़, आपने स्मार्ट स्टडी करनी है, आपने हार्ड वर्क नहीं करना, आपने स्मार्ट वर्क करना है। देखिए, हार्ड वर्क के साथ साथ मैं ये नहीं कहूँगी कि हार्ड वर्क ना करें, कि सारे पढ़ना छोड़ दें, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ यू नीड टू डू स्मार्ट वर्क, ठीक है। हार्ड वर्क तो गधा भी करता है ना, हम गधे नहीं हैं, हम इंसान हैं, तो डोंट गेट ऑफेंडेड। लेकिन ये एग्जांपल मैं हमेशा अपने सारे ओरिएंटेशन सेशंस में देती हूँ कि जी आप लोगों ने अब स्मार्ट स्टडी क्या होती है मैं बताती हूँ फ़ायज़ा। स्मार्ट स्टडी ये होती है कि सिलेक्टिव हो के जो सिलेबस में चीज़ें हैं उनको पढ़ें। जितनी भी सिलेबस में चीज़ें, सब पे आपको कमांड होनी चाहिए। अगर देखो, अब आप प्लेटो पढ़ रहे हो, ठीक है, लिमिटेड स्कोप है ना, मैंने पहले ये टर्म यूज़ किया है पॉलिटिकल साइंस की, तो कितना एक एग्जामिनर बाहर चला जाएगा? प्लाटो से क्या दे देगा? प्लाटो साहब तो जी ये 428 में पैदा हुए थे और 347 में इनकी डेथ हो गई थी। वो तो अपनी फ़िलासफ़ी दे के फोत हो गए। इसमें क्या मेजर डेवलपमेंट हो सकती है? प्लाटो साहब ज़िंदा होकर तो नहीं आएंगे ना। इसी तरह से अरिस्टोटल, मैकियावेली, मोंटेस्क्यू, सारे फ़िलासफ़र जितने भी हैं। उसके अलावा आपके पास कुछ मुस्लिम फ़िलासफ़र हैं, जिसमें आपके पास अल्लामा इक़बाल, इमाम गज़ाली वगैरह सब हैं। तो देखिए, ये सब जो है हम इसको कवर करते हैं। अब पॉलिटिकल साइंस में मैं आपको बताऊं कि टीचर्स हमेशा बहुत सारे टीचर्स जो हैं हमारे, जितनी भी फ्रेटर्निटी है सब में पढ़ा रहे हैं, वो हमेशा कहते हैं कि जी दो ही चीज़ें हैं। मैं भी यही कहती हूँ, दो ही चीज़ें। पेपर 1 में फ़िलासफ़र्स, ठीक है, और पेपर 2 में कॉन्स्टिट्यूशंस। बाकी सारी चीज़ें आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होती हैं, या तो पाक अफेयर्स में या करंट अफेयर्स में, मतलब कुछ नया नहीं है। तो आया जब आप लेते हैं तो इट्स वेरी ब्रॉड, पेपर अटैम्प्ट करना मुश्किल होता है। जिसका बैकग्राउंड ना हो उसके लिए मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, वरना ये ना सारे जाके बोलें कि जी मैम ने IR से मना कर दिया। जिसका बैकग्राउंड हो वो तो टैकल कर लेता है ना क्वेश्चन को, जिसका बैकग्राउंड ही नहीं हो एग्जामिनर क्वेश्चन कहीं से भी दे सकता है। पॉलिटिकल साइंस का फ़ायदा ये होता है, एक तो स्कोरिंग पोटेंशियल ज़्यादा है, ठीक है, और इसका जो स्कोप है वो बड़ा लिमिटेड है। एग्जामिनर कोर्स से बाहर नहीं जाता, एंड वी ऑल नीड दैट। हम यही चाहते हैं ना कि पेपर पे में क्वेश्चन ऐसा आए कि कोई भी बाहर से क्वेश्चन ना आए, हमें पता हो और हमने उसकी तैयारी की हो। हाँ, अगर आपको पता है आपने फिर भी नहीं तैयारी की तो दैट इज़ योर मिस्टेक, ये तो फिर किसी और की गलती नहीं है ना, ठीक है। नंबर 2 स्कोरिंग, नंबर 1 बैकग्राउंड, नंबर 2 स्कोरिंग पोटेंशियल, नंबर 3 अपना इंटरेस्ट भी देख लीजिएगा। 3 चीज़ें आपने देखनी है। स्कोरिंग पोटेंशियल, उसमें कितना मतलब स्कोर आने का पोटेंशियल है, वो स्कोरिंग है कि नहीं है। आप उठा के देख लें IR का ट्रेंड, क्योंकि एक वक्त आया कि सब ने IR रखना शुरू कर दी। अब देखें, होता ये नहीं है, मुझसे बहुत लोग इत्तेफाक करेंगे, होता ये नहीं है कि सारे रखते हैं तो एग्जामिनर कहता है फ़ेल कर दो। जब सारे एक सब्जेक्ट रखते हैं ना तो कंपटीशन बढ़ जाता है। अब एग्जामिनर ने सबको तो नहीं पास करना ना, लिमिटेड सीट्स होती हैं। अब पास सारे होते हैं। सही CSS का जो एग्ज़ाम देने आते हैं ज़्यादा तैयारी करके ही आते हैं ना, कोई बगैर तैयारी के तो कोई भी नहीं आता, सब तैयारी करके आते हैं। तो बात ये होती है बच्चे कि आप लोगों ने एम आई ऑडिबल, मेरी आवाज़ आ रही है? आई थॉट डिस्कनेक्ट हो गया। मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे कोई जल्दी से बता दे, ताकि अभी हमने पढ़ना भी है तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इसको कर लें। आई थिंक आई एम डिस्कनेक्टेड। अच्छा, आई एम ऑडिबल, ओके, थैंक यू। जल्दी जल्दी बता दिया करें ना, ये शायद यहाँ पे इंटरनेट स्लो हुआ होगा तो मुझे लग रहा होगा। तो बात ये थी कि मैं आप लोगों को क्या बता रही थी, अब मैं ये भूल गई। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन होती है ना, इससे बड़ा मसला होता है। तो मैं आपको बता क्या रही थी, मुझे जल्दी से कोई बताए मैं क्या बता रही थी। मैं स्कोरिंग मैं आपको बता रही थी कि आपने देखना है बैकग्राउंड, ठीक है, ठीक है। मैं आप लोगों को बता रही थी कि आप स्कोरिंग पोटेंशियल देखें, ठीक है। आप देखें, अब जैसे ये किसी ने लिखा है जी, बीइंग IT स्टूडेंट नीड योर सजेशन व्हाट शुड बी माय पेपर कॉम्बिनेशन। देखें, मैंने आपको दोबारा वही बातें बताई हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया कि यू नीड टू अपना बैकग्राउंड देखें,
ठीक है, स्कोरिंग पोटेंशियल देखें। अब आप, अच्छा मैं आपको बता रही थी एग्जामिनर का, देखो एग्जामिनर ने लिमिटेड स्टूडेंट, अब लोग ये कहते हैं कि जी सारे रख रहे हैं तो एग्जामिनर फेल करता है। एग्जामिनर फेल नहीं करता, कंपटीशन बढ़ जाता है। ठीक है, स्कोरिंग ट्रेंड आपको देखना पड़ता है। अब आईआर का देख लें, एक वक्त आया सब ने आईआर रखना शुरू कर दिया, कोई मेडिकल से आ रहा है, कोई इंजीनियरिंग से आ रहा है, जो आ रहा है सब ने आईआर रखना शुरू कर दिया। अब जाहिर है देखो ना, एक जगह आपको, अगर आप खुद टीचर बन के देखो, एक जगह आपने 100 पेपर चेक करना है। अब मैं नस्ट में पढ़ाती हूँ, वहाँ पे जो है वो एब्सोल्यूट मार्किंग नहीं है, रिलेटिव मार्किंग है। अब रिलेटिव मार्किंग में क्या होता है कि एक दूसरे से देख के आवाज़ कट रही है, मेरी सबके पास कट रही है। ये सिर्फ, असल में आज इस्लामाबाद में बारिश भी हो रही है तो इस वजह से भी थोड़ा सा है, सबको कट रही है, आवाज़ ठीक आ रही है? मुझे कोई एक बता दे ताकि मैं कंटिन्यू करूँ। अच्छा आप लोग एक काम करो बच्चे, इस वीडियो को ना आप लोगों ने शेयर करना है। नो वॉइस इज़ क्लियर, ठीक है, वॉइस क्लियर है ना, बस ठीक है। अगर सबको अगर ना आ रही होती तो मेरा मसला होता। अब ये है कि जिनका मसला है वही। अब चलें, आप थोड़ा सा तेज़ तेज़ चलते हैं, हम लोग हर 2 मिनट बाद अटक जाते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि देखो, जब एग्जामिनर के पास, अब आप खुद देखें ना, 1 मिनट के लिए खुद टीचर बन जाए। ठीक है, इस वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, हो सकता है किसी और का भी भला हो जाए। अच्छा, तो मैं आपको ये बता रही थी कि आपने ये चीज़ें देखनी होती हैं। अब कंपटीशन बढ़ जाता है। अब मैं आप कहते हैं, आप 2 मिनट के लिए खुद टीचर बन के देखें। देखो ना, आपके पास 100 पेपर हों और 100 पेपर में एक ही चीज़ आप देखते आ रहे हैं, एक ही चीज़ आती जा रही है, आप भी बोर हो जाएंगे। तो एग्जामिनर ढूंढ रहा होता है कि कोई डिफरेंट सा पेपर मिल जाए, उसको मैं अच्छे नंबर दे दूँ। सही है। अब उसके लिए क्या होता है, उसके लिए यही होता है, इसके लिए आपको क्या करना है, अपने आप को डिफरेंट बनाना है। अब अगर 10 लोग एक चीज़ करें तो एग्जामिनर शायद आसानी से 4-5 अच्छे बच्चे ढूंढ लेगा, अच्छे पेपर ढूंढ लेगा जिन्होंने वाकई डिफरेंट लिखा होगा। अब अगर एक सारी आवाम उठा के एक ही कोर्स के पीछे पड़ के गया सॉरी, तो एग्जामिनर के लिए भी मुश्किल होगा। तो इस वजह से ये होता है कि जब ज़्यादा लोग एक सब्जेक्ट रखते हैं तो वो बढ़ जाता है, कंपटीशन बढ़ जाता है। ठीक है, एग्जामिनर का दिल नहीं करता कि मैं फ़ेल कर दूँ, तो इसीलिए आप लोग जो है, अच्छा फिर हर सब्जेक्ट का एक स्कोरिंग पोटेंशियल होता है। जैसे देखें, यूएस हिस्ट्री पहले सब रखते होते थे, आपको याद है 2018 में इसका पेपर इतना टफ आया। अगर किसी ने कोई अटैम्प्ट दी हुई है तो मुझे बताइएगा। 2018 में पेपर इतना टफ आया कि सारे जो बच्चे ऐसे और प्रेसी में भी मैं, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? मेरे पास से ये एक ऑप्शन आ गया था कि वीडियो ख़त्म हो गई है। बच्चों, एम आई ऑडिबल टू यू? एक्सक्यूज़ मी, एम आई ऑडिबल टू यू? मुझे कोई बताएगा? मुझे लगा यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा था कि वीडियो ख़त्म हो गई है, सेशन एंड हो गया है, सॉरी। अच्छा, आई डोंट नो इतनी डिस्टर्बेंस क्यों, आई एम सॉरी फॉर दैट। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी कि जब इतने सारे लोग होते हैं ना, जब इतने सारे, कोई नेट का कनेक्ट होगा, मुझे लगा कि शायद डिसकनेक्ट हो गई है। तो चलो हम जल्दी जल्दी बात को स्टार्ट करते हैं, पता नहीं क्यों आज इतनी डिस्टर्बेंस हो रही है। तो मैं आपको ये बता रही थी कि ज़्यादा लोग 2018 में अब यूएस हिस्ट्री सब रखते थे। अब मैं किसी को नहीं रिकमेंड करती, हालांकि बड़ा छोटा सा इसका सिलेबस और बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, लेकिन अब जो है ये मैं किसी को नहीं रिकमेंड करती। क्या वजह है उसकी वजह ये है कि अब सारे उसमें फ़ेल होते हैं, सब ने रखना शुरू कर दिया, कंपटीशन जो है वो टफ़ हो गया। नुस्खा क्या होता है? नुस्खा मतलब पढ़ना ही है। देखो, देर इज़ नो शॉर्टकट इन लाइफ। जो बच्चा शॉर्टकट के पीछे रहता है ना, मुझे बाकी चीज़ों का तो शायद इतना पता नहीं हो, CSS उससे नहीं होता। देर इज़ नो शॉर्टकट इन लाइफ। CSS एक पूरा बहुत लंबा सफ़र है, आप उसको स्टेप बाय स्टेप फेजेज़ में आप उसको कवर करते हो। देर इज़ नो शॉर्टकट कि मैं आपको बताऊँगी जी आप मेरे पास आएँ पढ़ने में, आपको बड़ा अच्छा एक शॉर्टकट बताऊँगी और सारे पास हो जाएंगे। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग कोशिश करें कि वीडियो को शेयर भी करें। आपको हमेशा, अब आपको मैंने 2 चीज़ें बता दी हैं, 3 चीज़ें बताई हैं। अपना बैकग्राउंड देखो, ठीक है, आईआर का बैकग्राउंड है, सोशल साइंसेस का बैकग्राउंड है, आईआर समझ आती है, गो अहेड। नहीं समझ आती, आईटी का बैकग्राउंड है, केमिस्ट्री का है, साइंसेस का है, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आंखें बंद करके पॉलिटिकल साइंस रख लें। ठीक है, दूसरी बात ये है कि इसमें ना थोड़ी सी क्रैमिंग नहीं है। इसमें बच्चों को ये होता है कि जी इसमें सारी क्रैमिंग है, नहीं, इसमें क्रैमिंग नहीं है। इसमें भी आपकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग वाली सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग ही है। जैसे आज अभी मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन आप लोगों के क्विकली आंसर कर लूँ, फिर मैं आपको आज, एक फ़िलोसोफर हैं एक प्लेटो,
सबने सुना होगा, ठीक है। प्लेटो की एक फ़िलासफ़ी है, फ़िलासफ़ी ऑफ, इनकी दो फ़िलासफ़ी है जो पेपर में आती रहती हैं। वैसे तो बहुत सारी फ़िलासफ़ी पेपर में दो चीज़ें आती हैं, ठीक है। एक है फ़िलासफ़ी ऑफ जस्टिस और एक आती है फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन। आज मैं आपको यहाँ पे डेमो दूंगी फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन का भी, इस पर लेक्चर भी दूंगी, ठीक है। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से सब्जेक्ट है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने जब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो बच्चों ने जब शुरू से पढ़ा और जब फ़िलासफ़र्स में आए तो उन्होंने कहा कि मैम ये मतलब आपकी रियल लाइफ से चीज़ें उठाई गई हैं कि किस चीज़ को किस तरह से होनी चाहिए। जितने भी फ़िलासफ़र्स हैं सारे के सारे वो एक चीज़ पे बात करते हैं, अपनी अपनी आइडियल स्टेट के बारे में बात करते हैं कि स्टेट कैसी होनी चाहिए, उसमें फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या हो, उसमें इकोनॉमिक सिस्टम क्या हो। इससे बाहर नहीं है पॉलिटिकल साइंस। इसके अलावा पेपर 2 में आप देखें, आपके पास इकोनॉमिक सिस्टम्स है, आपके पास फॉरेन पॉलिसी है, आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारी चीज़ें हैं। अब ये देखें कि आपको क्वेश्चन को इस तरह से अटेम्प्ट करना होता है कि एग्जामिनर की डिमांड पूरी हो जाए। मैं स्टूडेंट को एक चीज़ बहुत रिकमेंड करती हूँ कि आपने पेपर में इंट्रोडक्शन लिखनी है, बॉडी पैराग्राफ लिखनी है। बॉडी पैराग्राफ में हर वो चीज़ आ जाएगी जो एग्जामिनर ने आपसे पूछी होगी। बाज़ औक़ात स्टूडेंट क्या एग्जामिनर पेपर में आ गया ना प्लेटो, स्टूडेंट देखते हैं प्लेटो आया, चलो जी दर दर लिखना शुरू कर देते हैं। हम ये नहीं देखते कि एग्जामिनर ने पूछा क्या है। तो एक मेन चीज़ ये है कि भाईजान पहले सवाल तो पढ़ लो कि एग्जामिनर ने पूछा क्या है। अगर वो प्लेटो की फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन कभी कभी सिर्फ आ जाती है, कभी सिर्फ प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस आ जाती है, तो आपने ये देखना है कि हमने जो है कि कौन सी जो एग्जामिनर ने पूछा क्या है। आधे बच्चे तो इसलिए फेल हो जाते हैं उनको पता ही नहीं होता एग्जाम, हालांकि उनको चीज़ें आती होती है, ठीक है। अब जैसे आप केमिस्ट्री बॉटनी का पूछें, अगर मुझे पूरा सवाल लिखे ना, टेल मी अबाउट केमिस्ट्री एंड बॉटनी, क्या बताऊँ। वैसे अगर आप ये पूछोगे केमिस्ट्री और बॉटनी अगर आपने पढ़ी हुई तो यस गो हेड विद पॉलिटिकल साइंस, ठीक है बच्चे। आई एम नॉट बीइंग रूड, लेकिन क्वेश्चन पूरा लिखा करें ना ताकि मुझे भी समझ आए। अच्छा, एक चीज़ है, मैं आपको स्कोरिंग पोटेंशियल का, मैं खुद आपको अपनी भी रिसर्च कर लें, मैं भी बता देती हूँ कि इसका स्कोरिंग पोटेंशियल जो है वो अच्छा है। पाकिस्तान पॉलिटिकल साइंस में ना थोड़ी सी आप ये कह रहे हैं कि हर चीज़ के बेसिक्स हैं। एक लोग होते हैं ना वो एडवांस लेवल पे होते हैं, ठीक है, एडवांस लेवल पे होते हैं, उनको ये है कि चीज़ें पता होती है। एक बंदा होता है उसको कुछ नहीं पता होता, उसको नहीं पता होता नेशनल असेंबली क्या है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, लोकल गवर्नमेंट क्या है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या है। ऐसे बच्चों को मैं पॉलिटिकल साइंस रिकमेंड करती हूँ। और मैं ये कहती हूँ कि यार ज़िंदगी में अपनी आसानियाँ पैदा करें, दूसरों की ज़िंदगी में भी आसानियाँ पैदा करें। मुश्किल सब्जेक्ट लेना ही क्यों है, आसान सब्जेक्ट लेना। तो जो पॉलिटिकल साइंस है इज़ कंपैरेटिवली ईजी सब्जेक्ट, ठीक है। शॉर्ट नोट्स, अब जैसे देखें ना, शॉर्ट नोट्स के आंसर बिल्कुल शॉर्ट नोट्स में ऐसे ही लिखते हैं, लॉन्ग नोट्स में भी वही लिखते हैं, आपने पढ़ा हुआ होता है। अब मैं बच्चों को बताती हूँ कि आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, बॉडी पैराग्राफ लिखना है, बॉडी पैराग्राफ में हर वो चीज़ लिखनी है जो एग्जामिनर ने पूछी है। प्राइमरी हेडिंग दे, सेकेंडरी हेडिंग दे, उसके बाद आप कंक्लूजन दें, साथ में क्रिटिकल एनालिसिस ज़रूर दें। ज़्यादातर फ़िलासफ़र्स में हम इतना क्रिटिकल एनालिसिस नहीं दे रहे होते क्योंकि अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे सकते ना, जो उसकी फ़िलासफ़ी। हाँ, आप बता सकते हैं कि इसकी फ़िलासफ़ी पे क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या शॉर्ट कमिंग्स हैं, क्रिटिसिज्म बता सकते हैं, और वो हम सारा पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ करते हैं। अब पॉलिटिकल साइंस के साथ बच्चों का क्वेश्चन ये होता है कि ओवरलैपिंग सब्जेक्ट कौन सा है। दो सब्जेक्ट जो है पॉलिटिकल साइंस के साथ ओवरलैपिंग है। नंबर 1 इज़ जीपीपी, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, ठीक है। नंबर 2 इज़ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। अब जीपीपी और कॉन्स्टिट्यूशन देखें, 3 चैप्टर्स के अलावा ना एक ब्यूरोक्रेसी भी आप लोग पढ़ते ही हैं, पाक अफेयर्स में भी, पॉलिटिकल साइंस में भी। जो 3 टॉपिक्स हैं, एक है आपके पास थ्योरीज़ हैं, ठीक है। नंबर 2 आपके पास पब्लिक पॉलिसी प्लानिंग है, और एक इम्प्लीमेंटेशन है। इन 3 चैप्टर के अलावा जीपीपी सारी वही है जो पॉलिटिकल साइंस है। तो मैं बच्चों को साथ इसलिए नहीं कि मैं पढ़ाती हूँ, आप जहाँ मर्जी से पढ़ें, बेशक खुद जाके पढ़ लें, मैं बच्चों को हमेशा पॉलिटिकल साइंस के साथ जीपीपी रिकमेंड करती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ इसलिए नहीं करती कि अगर तो आप जैसे एक स्टूडेंट है, यहाँ पर उन्होंने लिखा तो उन्होंने LLB किया हुआ है, अब इनको सारे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स वगैरह सारे याद होंगे। तो मैं यही कहती हूँ कि बच्चे ऐसे ही सब्जेक्ट्स रखें जो मतलब आसान हो, जल्दी से ख़त्म हो जाए, ठीक है। अब आर्टिकल्स याद करना मुश्किल होता है ना, हमारे तो लॉयर्स को ही नहीं पूरे याद होते, वो भी ना हाथ में इतनी मोटी किताब उठाई हुई होती है, उससे देख के वो कोर्ट में लगे हुए होते हैं। हाँ, अगर किसी का बैकग्राउंड है, उसको अच्छा है, उसको करना आता है, तो फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन लॉ भी रखें। अगर ईजी चीज़ें रखें तो मैं इन बच्चों को जीपीपी रिकमेंड करती हूँ। वेस्टर्न फिलोसफी ओपिनियन, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो अप्लाइड क्वेश्चन हो, जिसमें पूछा गया हो,
आप अपनी तरफ से ये नहीं कह सकते कि जी इसकी थ्योरी में क्रिटिसिज्म आपकी कहने के मुताबिक ही है। अगर वो रिलेटेड होगा, जैसे अब देखें मैं आपको प्लेटो की थ्योरी ऑफ एजुकेशन आज पढ़ा के बताती हूँ, अगर प्लेटो की थ्योरी ऑफ एजुकेशन की मैं आपको फिर क्रिटिसिज्म भी बताऊँगी। अब हम उसको सोसाइटी से रिलेट करेंगे, अगर वो वाकई है तो फिर है, क्रिटिसिज्म है ही है। ठीक है, अब मैं जो है हम जो है वो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पढ़ाती हूँ कि प्लेटो की जो है वो फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन जो है हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम फिर मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स के ना बाद में जवाब देती हूँ। पहले जो है हम इस फ़िलासफ़र को पढ़ते हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन बाद में। 1 मिनट मुझे दे दें। अच्छा, कोविड की वजह से असल में एकेडमीज़ वगैरह में है नहीं, ऑनलाइन है, तो घर में तो आपको पता है कि ये डिस्टर्बेंस चलती रहती है। आई एम सॉरी फॉर दैट। तो मैं आपको पॉलिटिकल साइंस का जी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ रख सकते हैं, लेकिन अगर ईजीएस्ट आप मुझसे पूछे तो दैट इज़ जीपीपी। ठीक है, और फिलोसफर जो है इतना इसमें सफिशिएंट मटेरियल अवेलेबल है कि आप आराम से ना इसमें आप कह लें कि 3-4 पेजेस पे चले जाते हैं। सही है, शॉर्ट नोट्स बनाएं। सबसे पहले आपका जो नोट्स ना, हमेशा मैं सीएसएस के एस्पायरेंट्स को कहती हूँ कि नोट्स लाजमी बनाएं। नोट्स इज़ योर की टू सक्सेस। जिसने नोट्स नहीं बनाया ना उसको सीएसएस वो नहीं पास कर सकता। आप आज लिख लो, आपको बेशक किसी टॉपर के, किसी सीएसपी के, किसी पीएचडी के, मैं आपको अपने लिखे हुए किसी भी सीएसपी के नोट्स ला के देख लूँ, आप नहीं पास हो सकते अनलेस यू मेक योर ओन नोट्स। नोट्स कैसे बनाना है, सबसे पहले आप पढ़ोगे, आपके एक ना डिटेल नोट्स बनेंगे। आप कहीं से कोई कोटेशन लिख के रखोगे। अब जब मैं बुक्स रिकमेंड करती हूँ, चले ये भी बता दूँ, मैं बच्चों को बेसिक नॉलेज के लिए जहाँ वर्ड टाइम की एक बुक रिकमेंड करती हूँ ताकि वो उस पर आसान अंग्रेज़ी में लिखा हुआ बच्चों को समझ आ जाए। वर्ड टाइम की बुक रिकमेंड करती हूँ। उसके बाद जो मैं आपको बुक रिकमेंड करती हूँ फ़िलासफ़र्स के लिए, वेस्टर्न फ़िलासफ़र्स के लिए, जो हरमन की बुक रिकमेंड करती हूँ। ठीक है, इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है, मैं बच्चों को वो मज़रुल हक की जो है वो रिकमेंड करती हूँ। ये पॉलिटिकल साइंस की क्लास हो रही है। ठीक है, उसके बाद जो है, इसके बाद ये है कि आप लोग अपने डिटेल नोट्स बनाते हैं। जब आपके डिटेल नोट्स बन जाते हैं ना, अब दूसरा स्टेप ये होता है कि आपने इन नोट्स को शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स ये कि देखो, पहले आपने डिटेल में लिखा था, पेपर वाले दिन आपके 2 पेपर एक दिन, आपके पास इतना टाइम होगा वो सारी डिटेल्स पढ़ो। आपने सेकंड स्टेप पे क्या करना है कि उनको जो है वो शॉर्ट फॉर्म में लेके आना है। और थर्ड स्टेप पे आपने 1 पेजर नोट्स बनाने हैं। आपका पूरा पेपर 15 पेजेस पे आना चाहिए, पूरा पेपर बनो। और पेपर 2 15, आप पहले पेपर से 15 पेजेस रिवाइज करें, आपका पेपर 1 रिवाइज हो जाए। 15 पेजेस पे पेपर 2 आना चाहिए, वो 10 से 15, और ये हो जाता है। इट्स नॉट अनडूएबल, इट्स डूएबल। आपने ये क्या करना है कि नोट्स मेकिंग टेक्निक्स आती हूँ। मेरे पास जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, मैं जो हम लोग क्लास में ही पढ़ रहे होते हैं, तो उनके डिटेल नोट्स तो बन जाते हैं। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है, मैं उन्हें ये कहती हूँ कि आप शॉर्ट नोट्स बना लें, उसके बाद 1 पेजर बना लें। देखो, रिवीजन तो करते रहे, और ये रिवीजन के लिए दौरान में होता है। अब आप ये कहेंगे जी टाइम बहुत कम होता है, 3-3 दफ़ा नोट्स कैसे बनाएं। देखो, रिवीजन कर रहे होते ना, एक बार डिटेल बना दिया, सारा कुछ पढ़ लिया, उसको साइड पर रख लो। ठीक है, समझे, सितंबर तक आपने पढ़ा, सितंबर तक आपकी लिस्ट से पॉलिटिकल साइंस हो गई, आपने उसको पढ़ा, उसको साइड पे रख दो। अक्टूबर में आपने जब एक बार, या नवंबर में आपने एक बार सोचा कि मैंने इसको रिवाइज़ करना है, उसके शॉर्ट नोट्स बना लो। ठीक है, और दिसंबर या जनवरी में एक बार जब दोबारा रिवाइज़ कर रहे होंगे, आप आखिरी रिवीजन दे रहे होंगे, बाद में तो रिवीजन में 2-2 3-3 दिन में एक सब्जेक्ट हो जाता है, तो आप 1 पेजर नोट्स, मतलब जिसे आप कहते हैं ना बुलेट पॉइंट्स में चीज़ें ले आएँ बिल्कुल, और आप उसको 15 पेजेस पे आपका पेपर, एक पेपर आ जाना चाहिए, और आपका वो बना, और पेपर में आप बड़ा इजीली उसको जो है वो फिर आप रिवाइज़ कर लेंगे और कवर भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो नोट्स हैं, जो डिटेल नोट्स हैं, वो तो स्टूडेंट को मेरे पास पढ़ते पढ़ते ही उनके बन जाते हैं। ठीक है, नोट्स में सबके बच्चों की कहती होती हूँ कि अगर आपने पास होना तो आप क्लास में बनाएं। मैं बोल रही हूँ आप लिखें। अभी मैं आपको एक प्लेटो की एक फ़िलासफ़ी पढ़ाती हूँ, फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन। इट्स नॉट होल फ़िलासफ़र, इट्स नॉट, आई विल नॉट कवर द होल फ़िलासफ़र प्लेटो, लेकिन ये है कि हम उसकी एक फ़िलासफ़ी कवर करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास यहाँ पे इतना टाइम नहीं है कि पूरी फ़िलासफ़ी हम कवर करें। तो आप देखें कि आप नोट्स बना के देखें कि आप किस तरह के बनाते हैं, एंड देन यू कैन गेट इट चेक फ्रॉम मी। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि अब इसको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है। और ये शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी है। पेपर में आप इतनी चीज़ें आपने लिखी होती हैं, रिवाइज़ करने का टाइम ही नहीं होता। बाद में कहते हैं ओ शिट मैन, मैं ये भी लिख सकता था, ये भी लिख सकता था, और ये सारा कुछ। ठीक है, ओपिनियन क्वेश्चन में वहीं देते हैं जहाँ आपसे पूछा जाए।
More depth, not for CSA. Will this course from you help me dive a bit deep down? Yes, of course. हम लोग बड़ा डीपली पढ़ते हैं, लेकिन FPSC के सिलेबस के मुताबिक, सिलेबस से बाहर नहीं जाते बच्चों को। मैं सिलेबस से बाहर इसलिए भी नहीं लेके जाती कि अब और क्या क्या वो पहले इतने कोर्सेज होते हैं, तो बस यही इतना ही जितना लिखा हो वही बहुत होता है। हाउ टू मेक डिफरेंस, हाउ टू बिकम डिस्टिंक्ट, पढ़ें डिफरेंट। जितना मैं आपको बुक रिकमेंड करूँ उन बुक से पढ़ें। देखो ना, अगर मेरे नोट्स पे ही सारे बच्चे रिलाई करेंगे, खुद से अपने उसमें एडिटिंग नहीं करेंगे, नोट्स मैं खुद प्रोवाइड करती हूँ, बुक्स मैं खुद प्रोवाइड करती हूँ सॉफ्ट फॉर्म में, कि आप बच्चों को इतनी भी तकलीफ ना हो कि मतलब जैसे होता है ना बुक ढूंढना मुश्किल हो जाती है, जैसे जुड हरमन की एक हर इलाके में नहीं इतनी आसानी से अवेलेबल, तो वो बुक मैं आपको सॉफ्ट फॉर्म में दे देती हूँ, उससे अपने नोट्स एडिट करें, पास पेपर अटैम्प्ट करें। पहले दिन ही बच्चों को मैं एक पास पेपर एनालिसिस दे देती हूँ, और मैं यही कहती हूँ कि आप जो है इस सब का इस क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, तो डिफरेंट बनाएं। और डिफ रीडिंग आपको डिफरेंट बनाता है। सब्जेक्ट की टर्मिनोलॉजी यूज़ करना बहुत ज़रूरी होती है। वन मोर थिंग, ठीक है, जैसे कि हम ये कहते हैं ना, जैसे हम एक, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, तो आप ये कह सकते हैं कि जी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। टू स्टेट्स है ना, दो मुल्क, दो कंट्रीज़, जैसे इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब गलत कम्युनिकेट कहना भी नहीं होगा, लेकिन सब्जेक्ट लैंग्वेज आपने यूज़ करनी है ना। अब जैसे देखो, एक होता है प्रेसिडेंट, ठीक है, आपके जो मुल्क का एक प्रेसिडेंट होता है, आप जो वर्ड यूज़ करते हो इसके लिए आप यूज़ करते हो रूलर, फिलोसोफर, किंग, इसकी ज़बान में, फिलोसोफर्स की ज़बान में। यूज़ ऑफ इंटरनेट कितना अहम है? देखें जी, जहाँ आपको दिल कर रहा हो, मैं तो कहती हूँ बुक्स पढ़े। इंटरनेट में ये होता है कि अच्छी चीज़ें इंटरनेट भी यूज़ करें, लेकिन हम लोग ना अभी आखिरी दिन है आप लोगों के, मतलब कम टाइम रह गया है ना, अब तक आपकी तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। ऐसे लोग भी होते हैं जिन्होंने पहले अटैम्प्ट दिया, वो अभी से स्टार्ट कर रहे होते हैं। इट्स द राइट टाइम टू किक स्टार्ट योर प्रिपरेशन। और अभी तक तो मेरे ख्याल में आपके कुछ ना कुछ बच्चे तैयारी कर ही रहे होंगे, तो इंटरनेट से अच्छा बुक्स पे जाएँ। इंटरनेट में डिस्ट्रैक्शन होती है, ऐसे फेसबुक खोल लेंगे, साइड पर कोई व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आ जाएगा। जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, वो इस टाइम तक अपना व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब अनइंस्टॉल कर चुके होते हैं, या फिर उन्होंने एक टाइम फिक्स कर लिया होता है कि मैं सिर्फ इस टाइम पे यूज़ करूँगा। तो मैं आपको प्लेटो की जो फ़िलासफ़ी है, एक मिनट सब्र कर जाए। प्लेटो की जो फ़िलासफ़ी है, मैं उसको आपको थोड़ा सा पढ़ाने की कोशिश करती हूँ आज, अगर आपको समझ आए, ताकि आपको पता चल जाए कि ये किस तरह से होता है। तो प्लेटो एक फ़िलासफ़र हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है, हर साल इस पे क्वेश्चन आता है, हर साल ना भी आए तो अल्टरनेट ईयर इस पे क्वेश्चन आता है। अब हर फ़िलासफ़र ना, अब सारे फ़िलासफ़र जितने भी हैं, ये बात करते हैं आइडियल स्टेट की, कि स्टेट होनी कैसी चाहिए। स्टेट किसे कहते हैं? मुल्क, ठीक है। स्टेट कैसी होनी चाहिए, एक स्टेट के अंदर क्या क्या होना चाहिए। अब जैसे प्लेटो की फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन है, कंसेप्ट था आइडियल स्टेट का, ठीक है। ही वॉज एन एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर एंड ही वॉज स्टूडेंट ऑफ सॉक्रेट्स एज वेल, जिसको आप उर्दू में शायद अरस्तू कहते हैं, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे ठीक कीजिएगा। एंड ही इज़ द फाउंडर ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी एज वेल। तो अब ये कहते हैं, अगर आपने अब इसको देखो, नोट्स बनाना आप कैसे बनाओगे, एक एक लाइन पे लिखे हो, आप उसका सवाब लिखोगे, नाम आप प्लेटो ब्रैकेट में आप डाल सकते हैं ना कि 428-347, आपको पता चल गया कि ये यहाँ पे ही वॉज बॉर्न इन 348 एंड डाइड इन 428। तो इस तरह से अपने लिए जो है वो शॉर्ट नोट बनाए। अच्छा, कभी कभी ये होता है कि बच्चे वो कहते हैं कि जी आपने गलत बता दिया, 48 नहीं 47 था, इतनी पुरानी बात है, तो कभी कभी बुक्स में थोड़ी सी वेरिएशन आ जाती है डेट्स की, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एग्जामिनर को भी पता होता है। अब आप ये देखें कि अक्सर जगहों पे प्लेटो की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 348 भी लिखी हुई होती है, 347 भी लिखी हुई होती है, 428 डेथ ईयर भी लिखा होता है, 427 भी लिखा होता है। तो इतना एग्जामिनर को भी पता होता है। इतनी पुरानी बातें हैं तो वो आगे वो जिस तरह से नहीं होती चाइनीज़ विस्पर, आगे होते थोड़ी सी चीज़ें इस तरह से हो जाती हैं, उसका कोई मसला नहीं आता। एंड ही वॉज स्टूडेंट ऑफ सॉक्रेट्स एज वेल। मैंने आपको कहा था कि मुझे बताइएगा कि सॉक्रेट्स से अरस्तू ही है ना, अगर मैं गलत हूँ तो बताइएगा। उसके बाद है कि जी फिलोसफी इनकी जो थ्योरी थी ना, आइडियल स्टेट की बात तो सारे फिलोसफर करते हैं। अब इनकी जो थ्योरी जो मेन थी, जो पेपर में आती होती हैं, एक आती है थ्योरी ऑफ जस्टिस और एक आती है सोक्रात इन उर्दू, बिल्कुल एरिस्टोटल अरस्तू है, सॉरी आई एम सॉरी, ये मैं ना अक्सर भूल जाती हूँ, एरिस्टोटल मेरे ख्याल में अरस्तू हैं। थैंक यू फॉर करेक्शन। अच्छा, उसके बाद जो है आपकी जो पॉलिटिकल, इनकी जो दो आपके पास फ़िलासफ़ीज़ आती है, एक जस्टिस है, थ्योरी ऑफ जस्टिस है, और दूसरी है फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन। हम थोड़ी सी फ़िलासफ़ी ऑफ
फ़िलासफ़ी ऑफ इसकी एजुकेशन पे नज़र डालेंगे। जी ठीक है, थैंक यू फॉर करेक्शन। सबसे पहले जो फ़िलासफ़ी जो देखो उस ज़माने में जहलियत का ज़माना था, कौन इतना पढ़ता होता था। जो फ़िलासफ़र्स हैं मुस्लिम्स भी वेस्टर्न भी जिनके नाम बने हुए हैं वो किस वजह से बने हैं, बिकॉज ये पढ़ते थे, दे वर एजुकेटेड। अब जो प्लेटो जो है, ठीक है, ही गेव इमेंस, अरस्तु का नाम, ठीक है, जो ही गेव्स इमेंस इम्पोर्टेंस टू एजुकेशन, ठीक है, वो एजुकेशन को जो है, और हम भी यही कहते हैं कि बहुत ज़्यादा। अब आप कहेंगे कि जी ये तो हमें पता था, कौन सी बड़ी बात कर दी, तो ये उस एरा की बात हो रही है ना, कितनी पुरानी बात है, 348। ही वॉज बॉर्न इन एथेंस, मैं ये बताना भूल गई। तो अब आप इसको, अगर कोई पोलिटिकल साइंस इसको ऑप्शनल है, वो नोट्स बनाना शुरू करें, एंड में मुझे बताएगा कितने पेज पे आया। तो ही वॉज बॉर्न इन एथेंस। अब इन्होंने ना अपना, देखो फ़िलासफ़ी किसी की भी होती है ना, सही या गलत हो सकती है। हमने इसकी फ़िलासफ़ी पढ़ना, अगर किसी स्टूडेंट को लगे कि ये क्या स्टुपिडिटी है, हो सकती है, उनकी अपनी फ़िलासफ़ी है, उसमें क्रिटिसिज्म भी फिर इसीलिए होता है ना कि लूप होल्स होते हैं। लेकिन उन्होंने फ़िलासफ़ी क्या, पेपर में आपसे ये एग्जामिनर पूछेगा कि फ़िलासफ़ी क्या है, उसका क्रिटिसिज्म क्या है, तो आपने यूँ बताना है। तो आप इसको इंट्रोडक्शन में आप थोड़ा सा फ़िलासफ़र का इंट्रोडक्शन देंगे। ही वॉज बॉर्न इन एथेंस, ही वॉज एन एंशियंट ग्रीक फ़िलासफ़र, आप लिख सकते हैं। ही वॉज स्टूडेंट ऑफ सॉक्रेट्स, ही वॉज फाउंडर ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQs में क्वेश्चन आ जाता है, ही वॉज फाउंडर ऑफ वेस्टर्न पोलिटिकल फ़िलासफ़ी। अब ही गेव इमेंस इंपॉर्टेंस टू एजुकेशन, वो कहता था कि जो एजुकेशन है ना, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू स्टेब्लिश, वो ये कहता था कि टू स्टेब्लिश जस्टिस। अभी अच्छा, जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो हम पढ़ तो नहीं रहे, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ साथ साथ। अब वो ये कहता था कि एक आइडियल स्टेट में ना जस्टिस होना चाहिए। जस्टिस का मतलब क्या होता है? जस्टिस का मतलब होता है फेयर ट्रीटमेंट ऑफ द पीपल, सारों को इक्वली ट्रीट करें, रूल ऑफ लॉ हो। ये नहीं है कि एक मेजर साहब किसी ब्यूरोक्रेट्स का बेटा है, किसी जनरल, आर्मी जनरल का बेटा है, उसको आप और तरीके से ट्रीट करें। एक गरीब मजदूर का बेटा है, आप उसको किसी और तरीके से ट्रीट करें। इक्वल ट्रीटमेंट दें आप, ठीक है, टू स्टैब्लिश जस्टिस इन आइडियल स्टेट। अब जो प्लेटो की, सारे फिलोसफर मैंने आपको कहा कि आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट देते हैं, तो जो फिलोसफर की आइडियल स्टेट भी, इसमें जो कॉन्सेप्ट था वो जस्टिस का था, कि जितने भी लोग उस स्टेट में रहने वाले हैं उनके साथ जस्टिस हो, ठीक है। और वही कहता था कि जो फंडामेंटल राइट्स है ना, दैट शुड बी ग्रांटेड टू एवरीवन। अब फंडामेंटल राइट्स में एजुकेशन भी आती है। अब प्लेटो ये कहता था कि जो, मतलब सही कहता था। अब हम, अच्छा, जब भी आप फिलोसफर्स की बात करेंगे ना, तो आप बार बार 2-3 लाइनों बाद मेंशन करेंगे कि अकॉर्डिंग टू प्लेटो, अकॉर्डिंग टू प्लेटोनिक फ़िलासफ़ी, अकॉर्डिंग टू फ़िलासफ़ी प्लेटोज़ फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन, ताकि वो पता चलता रहे कि हम अपना ओपिनियन नहीं दे रहे। अपना ओपिनियन तो तब देंगे ना जब क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, वहाँ पे बताएंगे कि जी ये भी मसला है, ये भी मसला है, ये भी मसला है। अभी देखना, जब मैं आपको ये फ़िलासफ़ी पढ़ा लूँगी, आप मुझे खुद ही बताएंगे कि क्या क्या मसले हैं, और मैं आपसे पूछूंगी, इसलिए गौर से सुनिएगा जो बच्चे एटलीस्ट क्लास में हैं और जिनका ये ऑप्शनल है। अब वो ये कहते थे कि जो प्लेटो है ना, ही यूज्ड टू बिलीव दैट एजुकेशन बिल्ड मैंस करेक्टर। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि जो प्लेटो था ना, उसका जो उसकी आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट था, आइडियल स्टेट का जो वो इसमें कहता था कि हमने प्रोड्यूस करना है फ़िलासफ़र किंग रूलर, ये जैसे आपके पास प्रेसिडेंट होता है। वो ये कहता था कि जो एजुकेशन है ना, वो हमने इसलिए देनी है ताकि आपके इसी सोसाइटी से हम एक, आप ये कह लें कि एक किंग प्रोड्यूस कर सकें। ये फिर बाद में जाके क्रिटिसिज्म भी बना कि भाई आम लोग कहाँ जाएं, सारों ने अब फिलोसफर किंग तो नहीं बनना, सारों ने रूलर तो नहीं बनना। ये बाद में फिर क्रिटिसिज्म भी हुआ, तो हम इसको बाद में डिस्कस करते हैं। उसके बाद है कि प्लेटो, अब वो ये कहते थे कि जो सोशल एजुकेशन है ना, दैट मीन्स सोशल जस्टिस। अब प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है, आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि वो बार बार इसी चीज़ को एम्फेसाइज करता है कि जी जस्टिस होनी चाहिए सोसाइटी में। तो वही कहता था कि एजुकेशन भी इसीलिए ज़रूरी है, सोशल एजुकेशन, ताकि जी लोग जस्टिस करना सीखें, ताकि लोग जो है वो सोसाइटी में खुशी खुशी से रहें। अच्छा, एक चीज़ और थी कि जो प्लेटो ने एजुकेशन का कॉन्सेप्ट दिया ना, वो स्टेट कंट्रोल दिया, इससे पहले नहीं था। इससे पहले प्राइवेट कंट्रोल था एथेंस में। अब इसने उस चीज़ को अटैक किया और उसने कहा कि नहीं, प्राइवेट सिस्टम नहीं होना चाहिए, स्टेट कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए। स्टेट कंट्रोल सिस्टम क्या होता है कि स्टेट बताएगी कि कौन बंदा क्या पढ़ेगा, और यही चीज़ आगे जाके क्रिटिसिज्म भी बनी। ये मैं साथ साथ क्रिटिसिज्म इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि यार ये क्या, इसने कोई चवल सी फिलोसफी दी है, तो मैं साथ में आपको बता रही हूँ ये जाके क्रिटिसिज्म बना आगे। अब ये कैसे क्रिटिसिज्म आगे जाके बना, ये फिर मैं आपको जब बताऊँगी, आप पढ़ लोगे तो समझ आ जाएगी। उसके बाद वो ये कहता है कि जी प्लेटो बिलीव दैट एजुकेशन बिल्ड्स मैंस कैरेक्टर एंड प्रमोट जस्टिस, ठीक है। जब इंसान पढ़ा लिखा होगा तो वो तभी जस्टिस को प्रमोट करेगा, अनपढ़ बंदा नहीं करेगा। उसके बाद वो ये कहता है कि इस
जब बंदा एजुकेटेड होता है ना, तब उसके अंदर ये कैपेबिलिटी आती है कि दैट आई हैव टू फुलफिल माई ड्यूटीज़ टूवर्ड मे बी योर फैमिली, ड्यूटीज़ मे बी टूवर्ड योर स्टेट। अब यहाँ पे बात आइडियल स्टेट की बात करें तो हम हर चीज़ को स्टेट से रिलेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद वो ये कहता है कि जो एम ऑफ एजुकेशन था ना, जो इसकी स्कीम थी प्लेटो की, वो ये कहता है कि इसकी स्कीम ये थी कि हमने प्रोड्यूस करने हैं फ़िलासफ़र या आप कह लें लर्नर फॉर द फ्यूचर। अब मैं आपको स्कीम इसकी बताऊंगी, 3 पार्ट्स में वो डिवाइडेड है, आपको और आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। वो कहता है कि नो सोसाइटी कैन प्रोग्रेस विदाउट एजुकेशन, और एजुकेशन की उसने स्कीम भी दी कि जी ये स्कीम होनी चाहिए, सही है। इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप जो है वो मतलब फ्यूचर के लिए एक अच्छा फ़िलासफ़र किंग प्रोड्यूस करेंगे, और वो फर्दर हेल्प करेगा, व्हाट डू यू कॉल इट, सोसाइटी को बेटर चलाने के लिए, सोशल जस्टिस इंश्योर कराने के लिए। अगर एक रूलर जो है उसकी जो मेन एजुकेशन का जो बेसिक जो था आइडिया था, वो भी यही था कि हमने जो है एक अच्छा लीडर पैदा करना है, एक रूलर पैदा करना है। अगर एजुकेशन ही नहीं देंगे अच्छी सी तो वो प्रोड्यूस भी नहीं हो सकेगा। और फिर यही बाद में मसला था कि बाकी किधर जाएं, ये तो माइनॉरिटी की बात होगी ना। अब सारे तो रूलर नहीं बनना, रूलर के एक स्टेट का एक ही होता है, अब सारों ने तो नहीं बनना। हो सकता है 10 कंटेस्ट कर लें, 20 कंटेस्ट कर लें, उस वक्त तो आबादी भी थोड़ी होती थी, तो फिर माइनॉरिटीज़ किधर जाएं। अब आप देखना कि किस तरह से इसने एजुकेशन की 3 स्टेजेस में इसने एजुकेशन को डिवाइड किया था। अच्छा, उसके बाद वो ये कहते हैं कि नो नेशन और यू कैन से नो स्टेट कैन प्रोग्रेस विदाउट एजुकेशन, ठीक है। वो ये कहते हैं कि जो एजुकेशन होती है ना, वो सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी टू ब्रिंग आउट द टैलेंट। आपका जो है जो एक इंडिविजुअल है उसको एजुकेशन इसलिए दी जाती है ताकि जो उसका टैलेंट है वो बाहर आए, ठीक है। अब वो ये कहते हैं कि उसकी एक और चीज़ ये है कि जो एजुकेशन है ना, दैट शुड बी फॉर द गुड ऑफ पीपल, फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल, ठीक है, एंड द सेफ्टी ऑफ स्टेट। कि जब उसको एजुकेशन हासिल करके एक अच्छा फ़िलासफ़र रूलर जब पैदा हो जाएगा तो वो जो स्टेट है उसको आप ये कह लें कि सेफ्टी करेगा, सेफ गार्ड करेगा। कंट्री में रूलर किस लिए होते हैं, स्टेट को सेफ गार्ड करते हैं ना, फ्रॉम द फॉरेन इन्वेजन, या आप ये कह लें कि फॉरेन इंटरफेरेंस। स्टेट तब फेल हो जाती है जब फॉरेन इन्वेजन हो जाती है। फॉरेन इन्वेजन कब होती है, जब आपका जो रूलर होता है वही नहीं कैपेबल होता। अब जो स्टेजेस ऑफ एजुकेशन है, इनको ये 3 स्टेजेस में डिवाइड करता है। पहले जो इसकी जो स्टेज है ना प्लेटो के मुताबिक है एलिमेंट्री लेवल। प्लेटो साहब ये कहते हैं कि एलिमेंट्री लेवल पे जो है हम बच्चों को जो 6 से कहीं 7 लिखा हुआ आता है, कहीं 6 लिखा हुआ आता है, कहीं 7 लिखा हुआ आता है, तो वो ये कहता है कि 6 से 18 ईयर्स तक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको हमें चाहिए। अच्छा, इसमें दोनों जेंडर्स हैं, क्योंकि आगे जाके आप कुछ फ़िलासफ़र्स का पढ़ेंगे जो एक जेंडर के एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, दोनों के बारे में नहीं बात करते। फिर आगे जाके मतलब डिफरेंट फ़िलासफ़र, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि ये दोनों की बात करता है। ये मेन की बात भी, गर्ल्स की भी और बॉयज़ की भी, मेन की भी वुमेन की भी, मेल फीमेल दोनों की एजुकेशन की बात करता है। वो ये कहता है कि ये जो एजुकेशन है दैट इज़ फॉर बोथ जेंडर्स। आगे जाके मेरे ख्याल में आप लोग पढ़ेंगे कि जी एक फ़िलासफ़र हैं वो सिर्फ ये कहते हैं कि जी औरतों को कोई राइट नहीं है, दे बिलोंग्स टू द किचन, जो आजकल बड़ा वो होता है। उसके बाद वो ये कहते हैं कि जो एलिमेंट्री लेवल पे ना हमने जो 6 to 18 ईयर्स के जो लोग हैं ना उनको थ्योरेटिकल स्टडी पढ़ानी है, उनको नॉलेज देना है, उनको म्यूज़िक सिखानी है, उनको जिम्नास्टिक्स कराना है जिसको आप आर्ट्स कहते हैं। और वो ये कहते हैं कि लिटरेचर पढ़ाना है ऑफ गुड वैल्यूज़, मतलब उसको अच्छा सा जो है वो लिटरेचर पढ़ाना है। ताकि क्यों लिटरेचर पढ़ाना है, ताकि जो उनके मतलब वैल्यूज़ डेवलप हो सके, ठीक है, अच्छी जो है वो वैल्यूज़ डेवलप हो सकें। फिर आपके पास होता है कि जब म्यूज़िक, जिम्नास्टिक, पोइट्री, थ्योरेटिकल स्टडी आपको पढ़ानी है। उसके बाद होती है आपके पास ये 16 to 18 ईयर्स के लोग पढ़ेंगे। देखो डिवाइड कर दिया ना उसने कि 16-18 स्टेट कंट्रोल्ड है, कि उसने ख़ुद बता दिया कि ये इस लेवल तक ये पढ़ना है, इससे बाहर नहीं जाना। सब्जेक्ट्स भी खुद बता दिए, फील्ड्स भी। अब जिम्नास्टिक उसने क्यों कहा, उसने कहा दैट विल प्रोड्यूस अ साउंड बॉडी, आप बड़े एक्टिव होंगे। उसके बाद वो ये कहता है कि जब आप फिर 18 to 20 ईयर्स, जो 16 to 20 ईयर्स तक एलिमेंट्री लेवल डिवाइडेड है, उसके अंदर एक डिवीज़न है 6 to 18 ईयर्स तक, ठीक है। 18 ईयर्स के बाद फिर वो ये कहता है कि जो 20 तक था ना टोटल, तो 18 ईयर्स तक उसने कहा म्यूज़िक, जिम्नास्टिक, आर्ट्स वगैरह पढ़ना है। बाद में वो ये कहता है कि जो आखिरी के 2 साल है ना 18 to 20 ईयर्स, इसमें आपको मिलिट्री ट्रेनिंग देनी है, ठीक है, मिलिट्री ट्रेनिंग वगैरह आपको देंगे। और उसके बाद आपकी एक स्क्रीनिंग का टेस्ट होगा,
वो ये कहता है कि अगर जो लोग एलिमेंट्री लेवल पे आपकी स्क्रीनिंग हो जाएगी, जो लोग इसको पास कर जाएंगे वो प्रोड्यूसर्स बन जाएंगे, सॉरी पास कर जाएंगे वो हायर लेवल पे चले जाएंगे, जो फेल होंगे वो प्रोड्यूसर्स बन जाएंगे। प्रोड्यूसर्स किसे कहते हैं? अब वो ये आपको पता है ना कि ये प्लाटो कहता है कि एक आपके पास प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है, जो लेबर होती है आपकी, एक रूलर होता है जिसको फिलोसोफर किंग कहता है, और तीसरा आपके पास होती है सोल्जर्स जो मुल्क को डिफेंड करते हैं। तो वो ये कहते हैं कि 16 to 18 ईयर्स के बाद आपका टेस्ट होगा, 2 ईयर्स की मिलिट्री ट्रेनिंग के बाद, सॉरी 20 ईयर्स के बाद। अगर जो पास कर जाएंगे वो हायर लेवल पे चले जाएंगे, जो फेल करेंगे वो फिर प्रोड्यूसर्स बन जाएंगे, मींस के लेबर बन जाएंगे। फिर वो हायर लेवल पे कहता है कि जो हायर लेवल होगा ना दैट विल बी कंटिन्यू टिल 35 ईयर्स, ठीक है, 35 साल की उम्र तक ये कंटिन्यू होगा, जिसमें वो कहते हैं कि 30 साल तक आपको जो है वो मैथमेटिक्स पढ़ाई जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे वो बालों के मसाइल शुरू हो गए हैं फिलोसफर पढ़ते पढ़ते। एनीवेज, तो फिर क्या है कि जो जी देखे ना कितनी बड़ी डिस्ट्रैक्शन थी, जो 35 ईयर्स तक फिर उसने कहा कि जो सेकंड लेवल, अब देखो मैं भूल गई, हायर लेवल उसने कहा कि वो 35 ईयर्स तक है, जिसमें 30 ईयर्स तक वो ये कहता है कि हम बच्चों को चाहिए, लोगों को चाहिए, मतलब जो भी लोग होंगे, खैर 20 से 30 बच्चे तो नहीं होते आप, इसमें जो है ना वो लोग जो हैं वो मैथमेटिक्स पढ़ेंगे और एस्ट्रोनॉमी पढ़ेंगे, ठीक है, लॉजिक पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे, फ्रॉम बेसिक टू हाई लेवल, ठीक है। आप इसमें 30 साल तक आपने ये पढ़ लिया, फिर वो ये कहता है क्योंकि ये 35 साल तक ये लेवल होता है, फिर वो कहता है कि जो आखिरी 5 साल है ना, इसमें जो है आप वो फिलोसफी पढ़ेंगे अप टू 35 ईयर्स, ठीक है, टू क्रिएट फिलोसफर किंग। वो कहता है कि फिलोसफर किंग है ना, फिलोसफी पढ़ी होगी तो फिलोसफर किंग बनेंगे। तो उसमें फिर वो ये कहता है कि फिलोसफर किंग बनना है तो आप जो है वो उसके लिए यू विल नीड अनदर 5 ईयर, उसके बाद आपकी दोबारा स्क्रीनिंग हो जाएगी। जो इसमें पास हो गया वो ठीक है, जो नहीं पास हुआ तो वो फिर आप क्या कहते हैं वो इधर ही रह जाएगा। फिर जो तीसरी स्टेज आती है वो आपकी आती है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में क्या होता है, आप वो ये कहता है कि आपको फील्ड में भेजेंगे, आपने इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन करनी है, और जो हु फाइनली राइज आउट दैट ही विल बी और शी विल बी फिलोसोफर किंग, ठीक है, वो फिर रूलर बन जाएंगे, जो रह जाएंगे फिर वो रह जाएंगे। तो इसी तरह से अब ये प्लाटो की एक जो है ये एजुकेशन की जो इसमें डिवीज़न है वो बताई है। अब लोग इसको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। अगर आप ये देखें ना कि इसके फीचर्स ऑफ एजुकेशन में देखें कि आपने सबसे पहले ये देखा कि स्टेट कंट्रोल एजुकेशन का बताया, फिर उसने कहा कि जी खुद बता दिया कि ये चीज़ें पढ़नी हैं। जो मोटिव था वो था फिलोसोफर किंग को हमने प्रोड्यूस करना है स्टेट में। अब यही क्रिटिसिज्म आगे बन गया कि जी सिर्फ किंग तो नहीं पैदा करने होते ना, बाकी क्लास किधर जाए, रूलर क्लास की सिर्फ आपने बात की है ना, जो रूलिंग क्लास है, सॉरी, बाकी माइनॉरिटीज़ किधर जाएं, अब सारे तो नहीं फिलोसफर किंग बन जाते। अब किसी को आपने कहा है कि जी 18 ईयर्स तक यही सब्जेक्ट पढ़ाने ही पढ़ाने, किसी का इंटरेस्ट ना हो फिर, ठीक है, एंड इट्स लॉन्ग एंड एक्सपेंसिव प्रोसेस। वो ये कहता है इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, आप 6 साल से शुरू हों और 50 साल तक आप पढ़ते ही रहें, और उसके बाद वो कहता है कि किंग बनता सिर्फ 15 साल के लिए, आप 50 साल पढ़े और उसे 15 साल किंग बनने के लिए। तो वो कहता है कि ये इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस एंड इज़ एक्सपेंसिव एज वेल। जो आपने ये लेनी है जब प्राइवेट एजुकेशन, मतलब जब ये सब बिल्कुल ये लंबा प्रोसेस है। तो फिर वो उसके बाद ये कहता है कि ये रियलिटी से मतलब इट्स फार फ्रॉम रियलिटी, ये कोई लॉजिकल चीज़ नहीं है। फिर वो ये कहता है कि ये पुअर आइडिया है कि मतलब फॉर द माइनॉरिटी किधर जाएगी, ठीक है। अब वो ये कहते हैं कि दैट विल क्रिएट, अब देखो वो ये कहते हैं कि दैट विल क्रिएट अ आइडियल फिलोसोफर। इस सारे प्रोसेस को आप फॉलो करते हुए आइडियल फिलोसोफर तो पैदा कर लेंगे, लेकिन आइडियल मैन तो नहीं पैदा करेंगे। जब आइडियल मैन नहीं पैदा करेंगे तो फिर सोसाइटी का क्या होगा, सोसाइटी तो आम लोगों से भी तो बनती है ना। तो फिर उसके बाद वो ये कहते हैं कि ये बड़ी लिमिटेड नेचर थी। अब ये क्रिटिसाइज़ है, अब क्रिटिसिज्म है। अब लोग मुझसे पूछ रहे थे ना क्रिटिसिज्म कैसे करते हैं, वो तो हम साथ में ही पढ़ लेते हैं। अब जो पेपर में अगर आपको हमने छोटा सा एक टॉपिक कवर किया है, ज़ाहिर है हम सारा नहीं कर सकते। अब जो लोग पेपर में जिनको फ़िलासफ़ी ऑफ ये आती है, क्रिटिसिज्म वाले भी बताइएगा, फ़िलासफ़र बता तो रही हूँ मैं, ठीक है। अब फिर सारे फ़िलासफ़र्स जो हैं वो एक दूसरे की फ़िलासफ़ीज़ पे भी क्रिटिसिज्म करते हैं। ये तो एक हमने किया ना कि हमें इसकी फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन से ये समझ आई। फिर बाकी जो क्रिटिसिज्म है मतलब जो सारे हैं वो फिर उससे आगे जो है वो फिर मतलब एक दूसरे, जैसे एरिस्टोटल भी करता है, प्लेटो पे एरिस्टोटल करता है क्रिटिसिज्म। आगे जाके आप पढ़ेंगे जैसे ही वॉज अगेंस्ट अ डेमोक्रेसी, आगे जाके जैसे आप वो पढ़ेंगे ना रूसो वगैरह आप पढ़ेंगे, वो देखेंगे कि वो डेमोक्रेसी वाले जब इसके सिस्टम को क्रिटिसाइज़ करते हैं,
ठीक है, तो ये फिर क्रिटिसिज्म होता है। ये सब तो हमने निकाला है ना कि ये जो जिसने ये फ़िलासफ़ी दिया है इसके ये ड्रॉबैक्स हैं। तो ये इस तरह से जो है हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। एरिस्टोटल करते हैं इनको, फिर हम वो आगे पढ़ेंगे कि जी एरिस्टोटल क्या कहते हैं। तो इस तरह तो अब ये बहुत लंबी बात हो जाएगी। तो मैंने ये आपको थोड़ा सा समझाया ये कि ताकि आपको पता चल जाए कि हम जो है वो किस तरह से इस सब्जेक्ट को लेके चलेंगे। अब मैं आपके क्वेश्चंस की तरफ आती हूँ, जिसके कोई क्वेश्चन है वो पूछ ले। ताकि ये है कि फिर हम सेशन को वाइंड अप करें। अच्छा, फॉर्मली एक चीज़ और बता दूँ, हमारा जो सेशन है अभी रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो वो अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकता है, और वो डायरेक्टली पेज पे मैसेज कर दें, वो उनको बता देंगी कोऑर्डिनेटर डिटेल्स वगैरह सब कुछ। और यस, आई होप यू लाइक द सेशन। अब आपके क्वेश्चन जो हैं मैं उनकी तरफ आती हूँ कि बच्चों ने क्या क्या क्वेश्चन पूछे। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है आप अभी भी पूछ सकते हैं, लेकिन कोई रेलेवेंट क्वेश्चन पूछें। आई थिंक आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड एवरीथिंग। लेकिन किसी का कोई नया सवाल है तो पीछे पहले आपके जितने भी क्वेश्चन थे, रखना कैसे है, तैयारी कहाँ से करनी है, बुक्स भी मैंने आपको बताई। जो हरमन की किताब है बेसिक नॉलेज के लिए, जिनको बिल्कुल भी मतलब आसानी से पढ़ना है, वो जहांगीर वर्ल्ड टाइम की किताब है, वहाँ से शुरू करें। और यस, मज़रुल हक की किताब बहुत अच्छी है। बाकी इसमें थोड़ा सा ना पार्ट पेपर 2 में कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा बेसिक डेफिनेशन है, सॉरी पेपर 1 में, पेपर 2 में थोड़ा सा फॉरेन पॉलिसी है वगैरह। फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह मेरे ख्याल में फ़ीस 5000 है। आप पेज पे मैसेज कर दें, वो आपको बता देंगे। ठीक है, सेशन के बाद वो आपको बता देंगे। बुक्स मैंने अभी बताई हैं, दोबारा बता रही हूँ। जुड हरमन की किताब है, जिससे आप वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफर करते हैं। मज़रुल हक की किताब, मैं अपने नोट्स भी देती हूँ, वैसे नोट्स आपके क्लास में वैसे ही बन जाते हैं। तो ये है सीन। और किसी का कोई क्वेश्चन? फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन की आइडियोलॉजी का नाम क्या है? क्या नाम है? बस यही है ना, फ़िलासफ़ी है, प्लेटो थ्योरी ऑफ एजुकेशन या फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन। फ़िलासफ़ी प्लेटोज़ एजुकेशनल स्कीम, जैसे थ्योरी ऑफ जस्टिस है, ये है। ठीक है। हाउ एन इंटरमीडिएट स्टूडेंट प्रिपेयर फॉर पॉलिटिकल साइंस। देखें, यू हैव टू किक स्टार्टेड, कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना है, बेसिक से स्टार्ट करें। जी, मैं दोनों पेपर 1 और पेपर 2 दोनों कवर करूँगी इन 22-25 लेक्चर्स। ठीक है, मैं इसके अलावा करंट अफेयर्स पढ़ाती हूँ, उसमें 15 लेक्चर्स हो जाते हैं। और इसमें सॉरी करंट अफेयर्स नहीं, जीपीपी, वो 15 में हो जाते हैं। और इसको 20-25 लगते हैं क्योंकि 2 पेपर है ना। थैंक यू सो मच मोहम्मद अनीस। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी बताएं, फिर हम सेशन को एंड करें। जी, शहजादी अनमोल, मैंने आपको बताया ना, प्लेटो एजुकेशनल स्कीम, आप ये लिख सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? शैल वी एंड दिस सेशन? आपको डेट्स वगैरह पता चल जाएंगी कि हमने कब से क्लासेस शुरू करनी है। पेज पे मैसेज करके जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो पूछ सकते हैं। आइडियलिज़म एक अलहदा से है, इसका वो एक अलहदा से चीज़ है। ये तो मैंने आपको एक छोटी सी चीज़ बताई। ऑब्वियसली सारा फ़िलासफ़र तो मैं पढ़ाऊँगी तो आप लोग सो ही जाएंगे ना, सारे फ़िलासफ़र। सेशन लेंथ, हाउ मच % विल बी रेडी इफ़ डन जस्ट नॉर्मल एफर्ट अमाउंट। आई डेंट गेट योर क्वेश्चन इनाम। सेशन लेंथ 20-25 लेक्चर, 1.5 घंटे की क्लास होगी आपकी। हफ्ते में 4 क्लासेस होंगी। अगला मुझे पार्ट समझ नहीं आया। हाउ मच % विल बी रेडी इफ़ डन, आई डोंट नो। हाउ टू मेमोराइज डाटा, ये समझने की चीज़ें। अभी देखो ना, आपको एजुकेशनल स्कीम समझ नहीं आई, मतलब याद नहीं हो गई। कवर्ड लेक्चर विल बी कवर्ड इन 20-25 लेक्चर, 2 महीने लग जाते हैं। ठीक है, 4 क्लासेस होती हैं हफ्ते में, 1.5 घंटे की एक क्लास। और किसी का कोई क्वेश्चन? देखो, ये समझने की चीज़ें हैं। रट्टा कितनी चीज़ों को मारेंगे, 12 सब्जेक्ट हैं, इतना लंबा कोर्स है, CSS का भी PMS का भी। रट्टे वाला कोई सीन नहीं है और कोई शॉर्टकट भी नहीं है। अगर आप सोचें कि ये सब्जेक्ट में वो रख लूँ तो एक शॉर्टकट मिल जाएगा, नो, देयर इज़ नो शॉर्टकट एंड देयर इज़ नो शॉर्टकट इन लाइफ एज वेल। जो शॉर्टकट करते हैं ना तो बस फिर उसका आउटकम भी उतना ही होता है। किसी का कोई और सवाल है तो बच्चे जल्दी जल्दी पूछ लो।
and then I will end this session. पंद्रह लेक्चर में, एक महीने में, ठीक है। उसमें से 3 चैप्टर ही प्रैक्टिकल साइंस से डिफरेंट है, सारा वही है, सही है। बाकी मेरे ख्याल में आई थिंक वी शुड एंड दिस सेशन। बाकी किसी कोई सवाल हो वो पेज पे मैसेज करके मैम से पूछ लें। थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक दिस सेशन। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि थोड़े से टाइम पे आपको एक चीज़ समझा दी जाए। बाकी हाँ, नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, बुक्स भी की जाएंगी इन सॉफ्ट फॉर्म। गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, यही टाइम है ना। अब इससे कम 2 महीनों से कम और क्या होगा, सारा सिलेबस पढ़ना भी तो है ना, इससे ज़्यादा शॉर्ट टाइम क्या हो सकता है। टाइम वो आप मैम से पूछ लें, वो सारा कुछ आपको बता देंगी, ठीक है। पेज पे मैसेज करेंगे, आपको पता चल जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली शाम का टाइम ही होगा, 6 to 7:30, 7:30 to 9, यही टाइम होगा, 7:30 से 9 बजे तक यही हो, ठीक है। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।